इसके लिए 10 कानून बनाना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 टैक्स कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड बनाना पड़ेगा और 1 नेशन 1 सिविल कोड बनाना पड़ेगा। तो धर्म की जय करने के लिए बेसिकली 1 नेशन 1 सिविल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड बनाना पड़ेगा और 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड बनाना पड़ेगा। हिंदी में कहेंगे उसको समान नागरिक संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता। 3 कानून बनाना पड़ेगा सरकार को। धर्म की जय हो। हमसे पहले न्यागराज साहब और चंद्रशेखर साहब ने इतिहास भी बता दिया है, संविधान भी बता दिया है, तो हमारे पास अब ज्यादा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। इसलिए मैं तो केवल यह कहता हूं, संविधान का मतलब है संविधान। 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम, जोर से बोलिए। देखिए 2 घंटे आपका बीत चुका है, लगातार बातचीत करते रहेंगे, जमाई भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी, लगातार इंटरेक्शन बना रहेगा। हम स्पीच नहीं देते, हम डायलॉग करते हैं। जब भी हम कुछ पूछे जोर से बोलिए। जोर से बोलना इसलिए जरूरी है कि आपकी बातचीत लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। हमारे साथ हमारे साथी आए हुए हैं, वो यही काम करते हैं, हमारी बात को लगभग 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो आप लोग प्लीज जब भी हम कुछ कहें तो जोर से बोलिए, जिससे आपकी आवाज भी इसमें कैच हो जाए। संविधान का मतलब समान विधान, और संविधान ये किसका है? भारत का है। ये भारत का संविधान है कि नहीं? अरब का है क्या? अमेरिका का है क्या? फ्रांस का है? किसका संविधान है? तो इस संविधान का इंटरप्रिटेशन भारतीय चश्मे से ही करना चाहिए। इस संविधान को पढ़ते समय भारत का ही चश्मा लगाना चाहिए। मेड इन इंडिया, मेड इन अरब, मेड इन दुबई, मेड इन कुवैत, मेड इन अमेरिका, मेड इन कैम्ब्रिज, मेड इन ऑक्सफोर्ड नहीं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुबई, कुवैत का चश्मा नहीं। किसका चश्मा? बस भारत की समस्याओं का मूल कारण यह है कि हमारे देश के सांसद, विधायक और मंत्री और जज संविधान को पढ़ते समय या तो कैम्ब्रिज का चश्मा लगा लेते हैं, या तो ऑक्सफोर्ड का लगा लेते हैं, या तो हार्वर्ड का लगा लेते हैं, या तो दुबई का लगा लेते हैं, और कुछ तो कुवैत वाला भी लगा लेते हैं। यही समस्या है। यह संविधान बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया। पूरा संविधान 4, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ये इसी 4 वाक्य में पूरा संविधान आ गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करते रहिए आप, जितना करिए इसको, निकल के यही आएगा। तो जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को, जैसा जैसे चंद्रशेखर ने कहा, एडॉप्ट किया, लागू, हमने इसको एडॉप्ट कर लिया, और हमने क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ कनाडी, या वी द पीपल ऑफ तमिल, या वी द पीपल, वी द मुस्लिम्स, या वी द हिंदूज, नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इस संविधान को आज एडॉप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एडॉप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को एडॉप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है? 6 शब्दों में है, वो है प्रीएम्बल में, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। अल्टीमेटली हम सब ने कहा, एक हम ऐसे सोवरेन कंट्री का निर्माण करेंगे, एक ऐसे संप्रभु देश का निर्माण करेंगे जिसमें सबको इक्वालिटी होगी, सबको जस्टिस होगा, सबको लिबर्टी होगी, सबको फ्रेटर्निटी होगी, सबको यूनिटी होगी, सबको इंटीग्रेशन। अब सवाल यह है कि संविधान भारत का है, भारतीयों पे लागू होता है, तो भारत का नागरिक कौन है? हम सब हैं। जो भारतीय वैल्यूज को माने वही भारतीय कहलाया है, जो भारतीय वैल्यूज को न माने वो भारतीय कहलाया। जोर से बोलिए जरा। अरे भारतीय वो हुआ जो भारतीय जीवन शैली को माने,
भारतीय पूजा पद्धति को माने, भारतीय रीति रिवाज को माने, भारतीय परंपरा को माने, भारतीय ज्ञान विज्ञान को माने, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हैबिट्स, इंडियन लाइफस्टाइल, उसको जो माने वही तो भारतीय हुआ ना। सब थोड़ी हो गए। तो यानी ये संविधान भी उन्हीं पे लागू होगा और इस संविधान की दुहाई भी वही लोग दे सकते हैं जो इस संविधान के वैल्यूज के अनुसार काम करेंगे। अब ये एक चीज बताइए, मैं चाहूंगा जस्टिस चंद्रशेखर साहब चूंकि रिटायर्ड जज हैं और इतने दिन जुडिशरी में काम किया है, इसको और जजों के बीच में गंभीरता के साथ ले जा सकते हैं। नागराज साहब भी बैठे हैं, हिस्टोरियन साहब। अगर किसी का बिलीफ इंडियन बिलीफ के खिलाफ है, इंडियन बिलीफ है वसुधैव कुटुंबकम, इंडियन बिलीफ है नारी तू नारायणी, इंडियन बिलीफ है सर्वधर्म समभाव, इंडियन बिलीफ है सबका साथ सबका विकास, इंडियन बिलीफ है सभी मनुष्य सभी प्राणी समान है, लेकिन जिसका बिलीफ यह है कि नहीं सभी प्राणी समान ही नहीं है, क्या उनको भी भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है क्या? नहीं। आप लोग सोचिए। हाँ, कर रहा है, करना चाहिए क्या? लार्जर इशू ये है, लार्जर इशू ये है कि जो इंडियन कस्टम, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन सिस्टम, नारी तू नारायणी, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम को मानते ही नहीं है, वो भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिटीजनशिप कहीं डिफाइन ही नहीं है। सेक्शन 5, सेक्शन 6 में जो डिफाइन है वो तब के लिए है कि जब बंटवारा हो रहा था तो यह कहा गया कि जो लोग यहां पैदा हो गए, जिनके माता पिता वो भारतीय हैं, और जो लोग इस समय यानी 26 नवंबर 1949 को जो लोग पाकिस्तान से आ गए वो भी भारतीय हैं। लेकिन यह नहीं कहीं लिखा हुआ है जैसे अमेरिका में है, सिंगापुर में है, कि आपको सिटीजनशिप अगर आपको मिलेगी तो आपको ये आपको 10 रूल फॉलो करना पड़ेगा। अमेरिका की सिटीजनशिप लेना कितना कठिन है आपने कभी सुना होगा? 20-20 साल लगता है ग्रीन कार्ड मिलने में। सिंगापुर की सिटीजनशिप लेने में कम से कम 10 साल लग जाता है। चाइना की सिटीजनशिप में कम से कम 10 साल लग जाता है। जापान की सिटीजन में कम से कम 15-20 साल लग जाता है, और रिटर्न में देना होता है। मैं ये भी मानूंगा, 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 ये भी मानूंगा। और भारत में सबसे बड़ी समस्या है, हमने सिटीजनशिप को डिफाइन ही नहीं किया। हमने कहा ही नहीं कहीं पे किसी कानून में कि जो भारतीय परंपरा को मानेगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को मानेगा, भारत के संविधान को मानेगा, भारत इक्वालिटी को मानेगा, जस्टिस को मानेगा, लिबर्टी को मानेगा, फ्रेटर्निटी को मानेगा, यूनिटी को मानेगा, वही भारतीय कहलाएगा। दूसरा आदमी भारतीय हो ही नहीं सकता। ये कहीं लिखा ही नहीं हमने। सारी समस्या की जड़ ये है। प्रियम्बल का पहला इक्वालिटी है। गोल क्या है? इक्वालिटी। जो रिलीजन इक्वालिटी को मानते ही नहीं, वो मेल मेल को इक्वल नहीं मानते, मेल फीमेल को इक्वल नहीं मानते, वो इंडियन कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमें समझना पड़ेगा, भारत में 2 टाइप के रिलीजियस ग्रुप रहते हैं। एक इंडियन रिलीजियस ग्रुप है, एक फॉरेन रिलीजियस ग्रुप। इंडियन जो रिलीजन है उनमें एक समानता है, और मैं चाहता हूं कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस पर चिंतन करें। जो इंडियन रिलीजन है, उदाहरण के लिए जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6 वर्ड है ना, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसको मानते हैं। उनके किताब में आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, उसमें इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है। आप जैनिज्म की किताब उठा के देखिए, उनके गुरुओं की बात सुनिए, वो हमेशा इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी की बात करेंगे। आप बुद्धिज्म की टीचिंग्स देख लीजिए, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी। यानी जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। भारत चलता है संविधान से, तो स्वाभाविक सी बात है अब हमें समय आ गया है कि हम सिटीजनशिप को डिफाइन करें
कि जिसका बिलीफ सिस्टम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, जो नहीं मानेगा उसको नहीं मिलेगी। हमने दो बहुत बड़ी गलती किया है, हमने दो बहुत बड़ी गलती किया, और मैं चाहता हूं कि आजादी के 75वें साल में इस पर चर्चा हो, इंटेलेक्चुअल्स बहस करें, एडिटर्स बहस करें, जजेस बहस करें, प्रोफेसर्स इस पर चिंतन करें। दो चीज को डिफाइन करना पड़ेगा जो अभी गड़बड़ है। पहला ये कि पैदा होते ही भारतीय, इसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा 18 साल होते ही वोटर, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। 18 साल में वोटर, भाई 18 साल का हो गया, वो संविधान को माने ना माने, भारत के माने या ना माने, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। 18 साल के वोटर में भी जो राइट टू वोट मिलता है, इसको भी विथ टर्म्स कंडीशन देना चाहिए कि मैं ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये मानूंगा, तब उसको वोटर आईडी मिलनी चाहिए। अगर धर्म की जय करना हो, धर्म की जय करना है, तो धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो धर्म के अनुसार कानून बनाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा हुआ है तो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सी पे लिखा हुआ है तो धर्मस्ततो जय। जस्टिस चंद्रशेखर साहब बैठते होंगे जिस कुर्सी पे, उस पे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सी पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सी पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय। तो जो सत्यमेव जयते को ही नहीं मानता, यतो धर्मस्ततो जय को ही नहीं मानता, वो भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? इसलिए संविधान की इंटरप्रिटेशन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को है, मुझे लगता है हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि क्या पैदा होते ही आदमी भारतीय हो जाएगा और 18 साल का होते ही वो भारतीय, उसको वोटर आईडी मिल जाएगी, या इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन की जरूरत है। जज भी सोचे, सांसद विधायक भी सोचे, मंत्री भी सोचे, प्रोफेसर भी सोचे, और आप सब लोग जो एक बड़ी संख्या में आए हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलिट क्लास, बिजनेस क्लास, जहां सब लोग आप लोग बैठे हुए, आप लोग इस पर चिंतन करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेचर से इसको सीखिए। एक बगीचे में आप 5 आम का पेड़ लगाइए और 5 बबुल का पेड़ लगा दीजिए। आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा, आपको पानी भी डालना पड़ेगा, निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, जानवरों से बचाने के लिए थोड़ा उसमें बैरिकेटिंग भी लगानी पड़ेगी, बाड़ भी लगानी पड़ेगी। बबुल के पेड़ को आपको कुछ नहीं करना, न खाद पानी देना है, न कुछ करना है, और जानवर भी उसको नहीं खाएंगे। और 10 साल के बाद, ध्यान से समझिए, 10 साल के बाद उस बगीचे में पता कितने पेड़ रहेंगे? 5 आम लगाया, 5 बबुल लगाया, 10 साल बाद कितने पेड़ होंगे उस बगीचे में? गलत, 5 ही पेड़ होंगे। आम सूख जाएगा, आम सूख जाएगा, बबुल बचेगा ही नहीं। फिर पानी, बबुल ही बचेगा, आम सूख जाएगा। तो धर्म की जय हो, यह ड्यूटी सबकी है, मध्यम वर्ग की भी है, जो भारत के लोग हैं सबकी ड्यूटी है धर्म की जय हो। लेकिन पता है सबसे ज्यादा ड्यूटी किसकी है? जिसने संविधान की शपथ लिया है। और शेड्यूल 3 में शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज। अच्छा हुआ आज जैसा हमारे साथ में ये बैठे हुए हैं। शेड्यूल 7 में शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज, मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब शेड्यूल 7 में शपथ बनी हुई है। सॉरी, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में जो ओथ है, दुर्भाग्यवश इसको लोग बस जब ज्वाइन करते हैं तभी लेते हैं, रेगुलर नहीं लेते। लेकिन मेरा यह मानना है कि हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सांसद, विधायक, मंत्रियों को पर डे सुबह एक बार ऑफिस जाने से पहले इस ओथ को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी ओथ है, बहुत अच्छी ओथ है। ओथ क्या है? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल प्रोपोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन।
मैं संविधान को मानूंगा, संविधान का प्रचार करूंगा, संविधान का प्रसार करूंगा, संविधान की भावनाओं के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा। अब सवाल यह है कि जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति, जज का अपॉइंटमेंट हो गया, कॉलेजियम ने कह दिया भाई ठीक है ये एडवोकेट साहब को जज बनाया जाएगा, कॉलेजियम रिकमेंड भी कर दे, राष्ट्रपति साइन भी कर दें, जब तक वो ओथ नहीं लेगा तब तक वो जज नहीं कहलाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति अपने लोकसभा से 10 लाख वोट से जीत के आ जाए, जब तक ओथ नहीं लेगा तब तक वो सांसद, पूरी पार्टी किसी को प्रधानमंत्री पद का डिक्लेयर कर दे, हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, जब तक वो ओथ नहीं लेगा तब तक प्रधानमंत्री नहीं। यानी ओथ ही बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन मोस्ट निग्लेक्टेड भी है, मोस्ट निग्लेक्टेड है। इतनी पावरफुल चीज जिसको लेने के बाद वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, रेलवे टिकट, फ्री टिकट, दर्शन टिकट, सब जगह वीआईपी व्यवस्था मिलती है, वही ओथ मोस्ट निग्लेक्टेड है। सवाल यह है सर, क्या एक सिटिंग जज इस संविधान के किसी प्रोविजन का अपोज कर सकता है? आप बताइए जरा जोर से। एज ए सिटिंग हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 को मैं नहीं मानता या आर्टिकल 44 को नहीं लागू होना चाहिए? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ओथ लिया है। ओथ क्या लिया है? आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे एक सिटिंग जज इस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का अपोज नहीं कर सकता, तो वही ओथ लेने वाला सांसद और विधायक आर्टिकल 44 का अपोज कैसे कर सकता? आप यू गॉट माय पॉइंट? सेम ओथ शेड्यूल 3 में, आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल, वही ओथ, वही सांसद की, वही विधायक की, वही मंत्री की। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं एकदम एग्जैक्टली वही नहीं, थोड़ा वर्डिंग में, थोड़ा पैराफ्रेजिंग में डिफरेंस है। किसी का 3 लाइन का है, किसी का 4 लाइन का। तो जब हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग जज, कभी यह नहीं कह सकते कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानूंगा, मैं आर्टिकल 44 को नहीं मानूंगा, आर्टिकल 44 नहीं आना चाहिए। अगर कोई जज ऐसा कह दे तो सरकार के पास इतनी पावर है, उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ला दे। इंपीचमेंट मोशन लाके संविधान का आर्टिकल का अपोज करने के नाम पे उसको बर्खास्त किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो जो सांसद विधायक इस आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। हमारा ये पॉइंट है, तुमने जिस चीज की शपथ लेके संसद में इंटर किया, जिस शपथ का के कारण तुम्हें वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है। भारत में टोटल 5500 सांसद विधायक है। इन 5500 सांसदों विधायकों पे आपके टैक्स का 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कभी अपने बच्चों को आप चार्टर प्लेन में नहीं घुमाते होंगे, लेकिन आपके पैसे से वो चार्टर प्लेन में घूमते हैं। कभी आप अपने पैसे को उस काम के लिए नहीं यूज करते होंगे जिस काम के लिए सांसद विधायक यूज करते हैं। पैसा आपका, मस्ती उनकी, पैसा आपका, मौज मस्ती उनकी चल रही है। पैसा आपका, अमेरिका वो घूम रहे हैं, फला विजिट फला विजिट फला विजिट के नाम पे। 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है भारत के 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर। ऊपर का मतलब उसी में वेतन भी है, भत्ता भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पेंशन भी है, जो खाना बनाने वाला नौकर है उसका भी वेतन है, जो पुलिस चलती है उसका भी, सब मिला जुला के लगभग 55,000 करोड़ पर ईयर। और वही लोग अपना ओथ तोड़ रहे, अपनी शपथ तोड़ रहे। ये शपथ तोड़ना मक्कारी हुई कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। अपनी शपथ को तोड़ना, मैडम आप तो एमएलसी रह चुकी हैं, मक्कारी हुई कि नहीं? हुई ना? मैडम ने भी कह दिया था 100% हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं, भारत का आम आदमी भी जिसने शपथ नहीं लिया है, एक तरीके से उसने भी इनडायरेक्ट शपथ लिया है।
क्यों? क्योंकि प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जिसने शपथ नहीं लिया है उसने भी प्रियम्बल के अनुसार शपथ लिया है, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री, जज तो शेड्यूल 3 में जाके एक अलग से भी शपथ लिए हुए हैं। हम संविधान को मानेंगे, संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना संविधान के साथ धोखा है, अपनी ओथ के साथ धोखा है, अपनी ड्यूटी के साथ मक्कारी है, और मैं तो कहता हूं ये देश के साथ भी गद्दारी है। ये देश के साथ गद्दारी है। जो काम नेहरू जी को करना था वो अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री हो चुके। मोदी जी 15वें व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो काम शुरू के 14 लोगों को करना था वो काम 15वें मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग इट्स बट्स कर रहे हैं। इसलिए हम सब की ड्यूटी है मोदी जी के साथ खड़े हो जाए, उनका सपोर्ट करें, और जो अपनी शपथ के साथ मक्कारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएं, उनका घेराव करें, उनके डेमोक्रेटिक तरीके से उनके साथ जाएं, उनको संविधान की कॉपी दिखाएं, उनको शेड्यूल 3 में उनकी ओथ दिखाएं और पूछे भैया तूने ओथ लिया था, ये बता तू विरोध कैसे कर सकता है? सपोर्ट करना तेरी ड्यूटी है, तू विरोध कैसे करेगा? जहां तक यूसीसी के बारे में कंफ्यूजन की बात है, ऐसी ऐसी बातें यूसीसी पे चल रही हैं, मतलब भारत के कुछ नेताओं को लगता है कि ये जनता ना पागल है। ऐसा ही है। हाँ, उनको लगता है जनता चूतिया है, कुछ भी बोलो ये मान लेगी। ये कुछ नेता हैं ऐसे, ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाना जरूरी है। एक तो मैं डिबेट में था, वो कह रहा था जी अरे हम सबका खाना पीना अलग है जी, तो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है? मैंने कहा ये यूनिफॉर्म फूड कोड थोड़ी आ रहा है, ये क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? जोर से बोलिए, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक कलाकार आया, बोला जी हम सबका पहनावा अलग अलग है। मैंने नोट किया हुआ है अब तक कौन कौन क्या बोल चुका है, नाम नहीं लूंगा उसका। बोला है जी, एक तो बोला जी हम सबका देखिए पहनावा अलग है, साउथ वाले अलग कपड़ा पहनते हैं, उधर लुंगी और शर्ट पहनते हैं, इधर पठानी सूट पहनते हैं, ऐसे कुर्ता धोती पहनते हैं। हमने कहा ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी देखो हम सबका जो है रहन सहन अलग है, घर हमारा अलग होता है, ऐसे होता है, इधर ऐसा घर ऐसा घर। हमने कहा यूनिफॉर्म हाउस कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हम सबकी आइडेंटिटी अलग है, हमारी पहचान अलग है, तो ये कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है? मैंने कहा यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला हमारी प्रेयर अलग अलग है, यूसीसी आएगा हमारी प्रेयर एक जैसी हो जाएगी। अरे हमने कहा बेवकूफ, ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हमारे त्योहार अलग अलग है, तो कैसे यूसीसी आएगा? मैंने कहा यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हमारे रिलीजन अलग अलग है, हमारा वो अलग अलग है, तो हमने कहा ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला हमारे कस्टम अलग अलग है। एक तो एक तो बड़ा कलाकार, वो बैरिस्टर भी है, समझ गए होंगे आप, बैरिस्टर। हाँ, बाहर से लंदन से बैरिस्टर बन के आया। वो बोला जी ट्राइबल का क्या होगा? उसको अब पहले ट्राइबल की चिंता नहीं थी, उसकी पार्टी में कहीं ट्राइबल वाइबल नहीं है, उसकी पार्टी में कोई ट्राइबल ऑफिस ब्यूरो भी नहीं है, कोई भी उसकी पार्टी का चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे जिसने भी हो, कोई उसमें ट्राइबल नहीं है। लेकिन अब उसको एकाएक ट्राइबल की चिंता हो गई है, तो वो कह रहा था जी ट्राइबल का क्या होगा, ट्राइबल के कस्टम अलग है। हमने कहा ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हमारे ट्रेडिशन अलग है, हमने कहा भैया ये यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? और एक तो बड़ा कलाकार बोला जी तमिलनाडु वालों की भाषा, उसको पता है तमिल बनाम हिंदी करने से लड़ाई हो सकती है। बोला जी तमिलनाडु की भाषा अलग है, कर्नाटक की भाषा अलग है, उधर कन्नड़ बोलते हैं, इधर तमिल बोलते हैं। हमने कहा ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? अब देखते हैं 10 झूठ तो हमने जवाब दे दिया है, अब आगे कोई और झूठ आएगा तो देखेंगे आगे और क्या जवाब देना है। ये 10 झूठ का मैंने जवाब अब तक टीवी पे दिया हुआ है, वो मैंने इसलिए नोट करके रखा हुआ था। अब यूसीसी से होगा क्या? अब यूसीसी से होगा क्या? आप गिलास में फिर रख दीजिए इसको।
देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो हो गई झूठ यूसीसी का विरोध करने वालों को, लेकिन हमारे समर्थक हैं जो यूसीसी वाले, वो भी गजब के एकदम पूरे जोश में हैं, वो भी इसका अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एक बोले अच्छा बताओ, यूसीसी आएगा तो जैसे यूपी में बाबा बुलडोजर लेके दौड़ा लेते हैं, ऐसे कर्नाटक में दौड़ेगा क्या? मैंने कहा देखिए, मैंने कहा ना, ये यूसीसी क्या है, पॉलिटिकल फुटबॉल हो रखा है। समर्थक भी इसका अंध समर्थन कर रहे हैं, विरोधी भी इसका अंध विरोध कर रहे हैं। दोनों तरफ से मामला चल रहा है। इधर प्रॉब्लम उधर है। हाँ, जिनको नहीं पता, लेकिन वो चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में मोदी जी ने कह दिया, तो जो मोदी जी ने कह दिया तो समर्थन करना है, और चूंकि मोदी जी ने कह दिया इसलिए विरोध करना है। ले दे के सारा सेंटर में मोदी जी है। और सच्चाई तो यह है कि मोदी जी का जो बर्थ डेट है ना, वो 17 सितंबर 1950 को है। मोदी जी कब पैदा हुए? 1950 में। और मोदी जी की पैदा होने के 2 साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में आ गया था। तो एक मेरे को टीवी पे कह रहा है ये मोदी क्या ला रहे हैं, मोदी क्या ला रहे हैं, मोदी क्या ला रहे हैं। हमने कहा जब संविधान, जब ये पैदा हो गया यूसीसी, तो उस समय मोदी जी पैदा ही नहीं हुए थे। हमने कहा मोदी जी से 2 साल बड़ा है यूसीसी। ये 1948 में पैदा हो गया 23 नवंबर को, और मोदी जी 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए। ये 2 साल बड़ा है, इसलिए इसको चक्कर में मत रहो। अब इसके समर्थक कैसे कैसे हैं उसको भी आप लोग समझ लीजिए। एक तो कह रहे थे अच्छा साहब बताओ, यूसीसी आएगा तो जैसे आजकल उत्तर प्रदेश में खूब बुलडोजर चल रहा है, ऐसे ही मतलब बाकी जगह भी चलेगा क्या? हमने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड लाना पड़ेगा, तब चलेगा। ये 1 नेशन 1 पुलिस कोड नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म 1 नेशन 1 सिविल कोड आ रहा है। एक बोले अच्छा जी ये यूसीसी आ जाएगा तो ये सड़क के किनारे मजार दरगाह बहुत बनती जा रही हैं, ये तो हराम भी है। इस्लाम में हराम है मजार दरगाह, अरब के देशों में एक भी नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत ही नहीं हो सकती। और 5 बार ये कहा भी जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। तो मेरे पास वो आए थे यूसीसी के समर्थक बड़े जोश में, बोले साहब यूसीसी आएगा तो मजार दरगाह गिर जाएगी ना? हमने कहा बिल्कुल नहीं गिरेगी, उसका अलग व्यवस्था रखनी पड़ेगी, उसका अलग कानून बनेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। बोले साहब ये देखो ये तो हराम है, और ये तो अजान में कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, तो फिर ये मजार में किसकी इबादत कर रहे हैं, ये दरगाह में किसकी इबादत कर रहे हैं? अरब में एक भी दरगाह नहीं है, एक भी मजार नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। फिर देखो यहाँ भारत में क्यों बनते जा रहे हैं? आपके बेंगलोर में भी बन रहा है, उडुपी में भी बन रहा है, दक्षिण कनाडा में भी बन रहा है, उत्तर कनाडा में भी बन रहा है, मंगलुरु में भी बन रहा है, हर जगह बनता जा रहा है, पूरे भारत में बन रहा है। हमने कहा लेकिन वो यूसीसी से नहीं गिरेगा, उसके लिए कुछ और ही कानून बनाना पड़ेगा। हाँ, इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, तो मजार में कौन से अल्लाह बैठे हुए, दरगाह में कौन से अल्लाह बैठे हुए? नहीं है। इसलिए मजार दरगाह हराम है, और इसलिए खाड़ी देशों में एक भी नहीं है। जहां इस्लाम शुरू हुआ ना वहां एक भी मजार, ना एक भी दरगाह, एक भी पक्का कब्रिस्तान। लेकिन ये अलग विषय है। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये बताओ यूसीसी आएगा तो जैसे तीस्ता सीतलवाड़ को एक ही दिन में बेल मिल गई है, ऐसे ही हो जाएगा क्या? हमने कहा उसके लिए 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लाना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। तीस्ता सीतलवाड़ को जिस तरीके से जमानत दी गई बहुत अच्छा है, ऐसा ही जस्टिस सिस्टम सबके लिए होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ 11 बजे बेल मिली हाईकोर्ट से, 11 बजे हाईकोर्ट ने बेल खारिज किया, 1 बजे एसएलपी फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, 2 बजे मेंशनिंग हुई, 3 बजे बेंच बैठी, 2 जजों की बेंच की, 2 जजों में डिफरेंस हो गया कि नहीं इसको, जब एक ने बोला जमानत देना है, एक ने नहीं देना है। मामला सीजीआई के पास गया, सीजीआई साहब भरतनाट्यम देख रहे थे, सारे जज वहां भरतनाट्यम देख रहे थे, फंक्शन चल रहा था। और उसके बाद तुरंत 3 जजों की बेंच बनी, और फिर वहीं से जो लोग भोजन कर रहे थे वहीं से 3 जज भोजन करके सीधे कोर्ट आ गए, भरतनाट्यम वाला फंक्शन छोड़ के ही। और उसके बाद फटाफट सुनवाई हुई और रात को बेल हो गई 9 बजे तक। मेरा यह मानना है कि ऐसा ही जुडिशियल सिस्टम, सुपर फास्ट मॉडल वाला, मतलब इसको कहिए कि इसको आप लोग कह सकते हैं तीस्ता सीतलवाड़ मॉडल।
शीतलवाड़ मॉडल का जुडिशियल सिस्टम मुझे लगता है पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन वो यूसीसी से नहीं आएगा। उसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यूसीसी के बारे में इस तरीके की भ्रांतियां हैं। एक्चुअल में यूसीसी से होगा क्या, इसको समझिए। इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मानते हैं कि जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है लड़के और लड़की की, वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या पारसी की हो या ईसाई की हो, सबकी एक समान होनी चाहिए? जी बोलिए भैया। मैं पानी पी रहा हूं, आप थोड़ी पानी पी रहे हैं, बोलिए दोस्तों। मिनिमम एज ऑफ मैरिज समान होनी चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका समान होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका समान होना चाहिए। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। एडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए। विरासत का इक्वल राइट होना चाहिए। वसीयत का इक्वल राइट होना चाहिए। पेरेंट्स केयर का इक्वल राइट होना चाहिए। तो यूसीसी में यही होगा, यही होगा। आ गया यूसीसी, इतना ही होना है। अब एक बात समझो, ये जितनी बात मैंने बताई, ये सब हिंदू जैन बौद्ध सिख को पहले मिला हुआ है। तो यूसीसी आए या यूसीसी ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यूसीसी से हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं, सिवाय एक फायदा का, छोटा सा फायदा, कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाए। मैंने यूएस की यूसीसी पढ़ी है, सिंगापुर की पढ़ी है, कई देशों की मैंने पढ़ी है। यूसीसी से जो सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये कैलाश पोद्दार जी और ये स्पंदना फाउंडेशन ये करने वाला यहां पे सेमिनार कर रहा है, यहां बैठे वाले लोगों को यूसीसी से कोई फायदा नहीं। खाम खा अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, खाम खा अपनी मेहनत कर रहे हैं। यूसीसी से हिंदू जैन बौद्ध सिख को केवल एक फायदा, ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियन बेटियों को 2 फायदा, पारसी बेटियों को 3 फायदा, मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। इसलिए जिसको सबसे ज्यादा फायदा, उसके नेता विरोध कर रहे हैं। जहां कुछ नहीं मिलने वाला, वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदू जैन बौद्ध सिख कितने राष्ट्रभक्त हैं, कितना संविधान को मानने वाले हैं, कि वो अपना फायदा वायदा नहीं देख रहे। हिंदू जैन बौद्ध सिख अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं संविधान में लिखा हुआ है इसलिए लागू होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, अलादी कृष्णा अय्यर चाहते थे, के एम मुंशी चाहते थे, बी एन राव चाहते थे, सरदार पटेल चाहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे। चूंकि 300 लोगों ने मिलके एक मत से तय किया, वोटिंग भी, हालांकि वोटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मतलब एक मत से आया, अंबेडकर साहब भी उसमें थे, कि 23 नवंबर 1948 को जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है तो ये लागू होना चाहिए। एक देश एक विधान होना चाहिए। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये होना चाहिए। तो अपना फायदा नहीं देख रहे हैं इसमें, न इस पूरे हाल में बैठे किसी का फायदा, जो लोग मेरा ज्यादा वीडियो देखते हैं उनको भी कोई फायदा नहीं। फिर भी देखो, पोद्दार जी ने बुलाया, मेरा आने जाने का टिकट की व्यवस्था किया, रहने की व्यवस्था किया, सब व्यवस्था किया इन्होंने।